हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियाँ, हिंदी शिक्षण विधियाँ। तो शुरू करते हैं। अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में विद्यार्थी अपने शिक्षक का अनुकरण करके अपने भाषण के कौशलों का विकास करता है। अनुकरण विधि में क्या होता है कि विद्यार्थी अपने शिक्षक का अनुकरण करके अपने भाषण के कौशल का विकास करता है। जैसे जैसे शिक्षक बोलता है, छात्र उसका अनुकरण करके उसी तरह बोलने का अभ्यास करता है, उसी तरह उसका कौशल का विकास होता है। अनुकरण विधि द्वारा छात्रों के भाषण कौशल का विकास होता है। इस विधि द्वारा बालक पढ़ना, लिखना तथा अच्छे से उच्चारण करना सीख जाते हैं। तो अनुकरण विधि से क्या होता है कि जैसे जैसे अध्यापक बोलता है वैसे वैसे ही छात्रों में भाषण कौशल का विकास होता है। जैसे जैसे छात्र लिखता है, जैसे जैसे शिक्षक लिखता है, उसी तरह छात्र भी लिखता है और उसी तरह उच्चारण करना भी छात्र में आ जाता है। तो इस प्रकार से अनुकरण विधि द्वारा छात्र में भाषण कौशल, लेखन कौशल तथा पठन कौशल तथा उच्चारण कौशल का विकास हो जाता है। अनुकरण विधि लेखन विकास हेतु उपयोगी है। इस विधि का प्रयोग भाषण एवं वाचन हेतु भी किया जाता है। अनुकरण विधि के दो भेद होते हैं। एक रूपरेखा लेखन विधि, जिसमें रूपरेखा बनाकर इस तरह से रूपरेखा बनाकर अक्षर लिखता है छात्र। दूसरा संतर्त लेखन, शिक्षक लिखता है, जैसे शिक्षक बोर्ड पर लिखता है और छात्र उसका अनुकरण करके स्वयं लिखता है। उच्चारण अनुकरण विधि, अध्यापक बोल बोल कर शब्दों का उच्चारण बालकों को सिखाता है। अध्यापक बोल बोल कर शब्दों का उच्चारण बच्चों को सिखाता है, बोलकर सिखाता है कि कैसे बोला जाता है, और बालक उच्चारण का अनुकरण कर उस शब्द को बोलना सीख जाता है। रचना अनुकरण विधि, इस विधि में रचना अनुकरण विधि में विद्यार्थियों को अभ्यास करने हेतु कोई लेख लिखने हेतु दिया जाता है। केवल उच्च कक्षा हेतु ही ये उपयोगी है। तो रचना अनुकरण विधि क्या होती है? रचना अनुकरण विधि में विद्यार्थियों को अभ्यास करने हेतु कोई लेख लिखने हेतु दिया जाता है। यह विधि केवल उच्च कक्षा हेतु ही उपयोगी है। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि को सुगम विधि तथा समार्थ विधि भी कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि को सुगम विधि तथा समार्थ विधि भी कहते हैं। इस विधि में प्रत्यक्ष विधि में वाक्य को इकाई माना जाता है। वाक्य अर्थात सेंटेंस को इकाई माना जाता है। प्रत्यक्ष विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। प्रत्यक्ष विधि में विद्यार्थी तथा अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं, दोनों एक्टिव रहते हैं। प्रत्यक्ष विधि में व्यवहारिक पक्ष का ज्ञान पहले तथा सैद्धांतिक पक्ष का ज्ञान बाद में दिया जाता है। प्रत्यक्ष विधि में व्यवहारिक पक्ष का ज्ञान पहले, बिहेवियर का ज्ञान पहले दिया जाता है, फिर सैद्धांतिक पक्ष का ज्ञान बाद में दिया जाता है। यह विधि आगमन निगमन विधि पर आधारित है।
प्रत्यक्ष विधि का दोष शब्दावली का ज्ञान सीमित रह जाता है और लेखन कौशल और पठन कौशल का विकास नहीं हो पाता। तो प्रत्यक्ष विधि का दोष है शब्दावली का सीमित ज्ञान रह जाना, शब्दावली का सीमित ज्ञान रह जाना। व्याकरण विधि, यह विधि आगमन निगमन विधि पर आधारित है। व्याकरण विधि आगमन निगमन विधि पर आधारित है। ये भी विधि आगमन निगमन विधि पर आधारित है। इस विधि से ध्वनियों का शुद्ध ज्ञान तथा वर्तनियों का शुद्ध ज्ञान हो जाता है। व्याकरण विधि में जैसे जैसे ध्वनियों का शुद्ध ज्ञान हो जाता है और वर्तनी का भी शुद्ध ज्ञान हो जाता है। इकाई विधि गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। इकाई विधि गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। इकाई विधि पूर्ण से अंश की ओर होती है। पूर्ण से अंश की ओर होती है। पहले पूरा पाठ पढ़ा दिया जाता, पूरा पाठ पढ़ लिया जाता है, फिर उस पाठ को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़कर बांटकर पढ़ा जाता है। यह विधि समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है। इकाई विधि संपूर्ण विषय को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इकाई विधि है वो संपूर्ण विषय को, सारे विषय को, लघुरात्मक, अति लघुरात्मक, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, सभी तरह के प्रश्नों को सभी विषयों से संबंधित, यानी इस विषय से कितने नंबर का आएगा, कितने प्रश्न रखने चाहिए, तो ये सभी बातों को ध्यान में रखकर इकाई विधि बनाई जाती है। इकाई विधि समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 नंबर का होगा, लघुरात्मक प्रश्न है 2-2 नंबर के होंगे, अति लघुरात्मक 2-2 नंबर के होंगे, लघुरात्मक 5-5 नंबर के होंगे और निबंधात्मक 10-10 नंबर के होंगे। तो इस तरह ये समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है। इकाई विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में अधिगम प्रक्रिया व्यवस्थित होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया। इकाई विधि छात्रों को खुद अध्ययन करने की प्रेरणा देती है। इस विधि से छात्रों में व्यवहारिक ज्ञान का विकास होता है एवं चिंतन शक्ति का भी विकास होता है। इकाई विधि के दोष, इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, जिससे विद्यार्थियों में निरस्ता आ जाती है। समय ज़्यादा क्यों लगता है? क्योंकि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इकाई विधि बनाई जाती है, सोच समझकर बनाई जाती है। सोचने में, तर्क शक्ति में समय लगता है, इसलिए ज़्यादा समय लगता है और विद्यार्थियों में निरस्ता आ जाती है, उबाऊपन। इकाई विधि में केवल उद्देश्यों पर आधारित कार्य किया जाता है। पाठ्यक्रम को पूरा करने में कठिनाई आती है। इकाई विधि में क्या होता है? केवल उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए पाठ्यक्रम को पूरा करने में कठिनाई आती है। इकाई विधि में बार बार ज्ञान की पुनरावृत्ति होती है। कैसे? जैसे कि हम छोटे छोटे खाने बना लेते हैं, छोटे छोटे कोष्ठक बना लेते हैं, उसमें लिखते हैं ये 2 नंबर का, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 नंबर का, ये निबंधात्मक है 10 नंबर का, यानी वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का, निबंधात्मक 10 नंबर का, अति लघुरात्मक 2 नंबर का, लघुरात्मक 5 नंबर का। तो इस तरह से लिखते रहते हैं बार बार, तो ज्ञान की पुनरावृत्ति होती रहती है। आगमन विधि, यह विधि करके सीखने पर आधारित है। आगमन विधि करके सीखने पर आधारित है, अर्थात यह छात्र केंद्रित विधि है। यह विधि छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। आगमन विधि बड़ी कक्षाओं के लिए निगमन विधि ज़्यादा उपयोगी है। आगमन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इस विधि द्वारा खोज द्वारा सीखने का प्रयास किया जाता है। खोज करके सीखने का प्रयास किया जाता है आगमन विधि में। आगमन विधि के सूत्र देखिए, आगमन विधि के सूत्र हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर, और निगमन विधि में होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगमन विधि में सरल से कठिन की ओर, निगमन विधि में कठिन से सरल की ओर। आगमन विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर।
आगमन विधि में मूर्त से अमूर्त की ओर, निगमन विधि में अमूर्त से मूर्त की ओर। आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, निगमन विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर। आगमन विधि व्याकरण को पढ़ाने की सरलतम विधि है। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों में चिंतन शक्ति का विकास होता है। आगमन विधि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ओर कार्य करती है। आगमन विधि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर कार्य करती है। आगमन विधि से सभी विषयों को पढ़ाना संभव नहीं है। आगमन विधि बनाते समय ज़्यादा समय लगता है। आगमन विधि प्रत्यक्षीकरण के द्वारा विशिष्ट वस्तुओं का निरीक्षण करती है। यानी प्रत्यक्ष रूप से विशिष्ट वस्तुओं का निरीक्षण किया जाता है आगमन विधि में। आगमन विधि बनाते समय ज़्यादा समय लगता है। पहले उदाहरण बताओ, फिर नियम बताओ, काफ़ी समय लग जाता है। निगमन विधि, यह विधि शिक्षक केंद्रित है। आगमन विधि छात्र केंद्रित है। निगमन विधि के सूत्र हम देख चुके हैं। निगमन प्रणाली के भी आगमन प्रणाली की तरह दो रूप होते हैं। जिस तरह आगमन प्रणाली के दो रूप होते हैं, उसी प्रकार निगमन प्रणाली के भी दो रूप प्रयोग होते हैं। आगमन के कौन से? सहयोग प्रणाली और प्रयोग प्रणाली। उसी तरह निगमन प्रणाली के होते हैं सूत्र प्रणाली और पाठ्यपुस्तक प्रणाली। सहयोग प्रणाली में व्याकरण के साथ साथ गद्य पद्य के साथ साथ पढ़ा भी दिया जाता है, समझाया भी जाता है। गद्य पद्य पढ़ाने के साथ साथ नियम वगैरह भी बता दिए जाते हैं सहयोग प्रणाली के अंतर्गत। निगमन विधि से समय की बचत होती है, जबकि आगमन विधि में ज़्यादा समय लगता है। इस विधि से ज्ञान अस्थायी होता है, जबकि आगमन विधि में ज्ञान स्थायी होता है। निगमन विधि द्वारा बालकों में रचनात्मक ज्ञान का विकास नहीं हो पाता है, जबकि आगमन विधि में बालकों में रचनात्मकता आती है। निगमन विधि में बालक खुद करके सीखने में ठीक से समर्थ नहीं हो पाता, जबकि आगमन विधि में वो खुद करके सीखने में समर्थ हो पाता है। इस विधि में कक्षा में निरस्ता आ जाती है। समस्या समाधान विधि। अब ये समस्या समाधान विधि देखते हैं। समस्या समाधान विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि में चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। समस्या समाधान विधि छात्रों में समस्या को हल करने की अक्षमता विकसित करती है। समस्या समाधान विधि में विद्यार्थी स्वयं करके सीखते हैं, उन्हें प्रशिक्षण भी प्राप्त होता है। समस्या समाधान विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है एवं सक्रिय एवं मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में विद्यार्थी क्रियाशील रहकर सीखते हैं। समस्या समाधान विधि के चरण। समस्या समाधान विधि के चरण इस प्रकार हैं। सबसे पहले समस्या का चयन किया जाता है। समस्या का चयन करके 2 नंबर पर समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। समस्या का चयन कर लिया है, अब चयन कर लिया है तो प्रस्तुतिकरण कर देते हैं। प्रस्तुतिकरण करने के बाद तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है। एकत्रीकरण के बाद विश्लेषण या मूल्यांकन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण करने के बाद मूल्यांकन किया जाता है, अर्थात निष्कर्ष किया जाता है। समस्या समाधान विधि के दोष देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं हेतु समस्या समाधान विधि उपयोगी नहीं है। इस विधि में बहुत अधिक समय लगता है। इस विधि में कुशल अध्यापकों की आवश्यकता होती है। समस्या समाधान विधि द्वारा पाठ्यक्रम को पूरा करवाया नहीं जा सकता है। इस विधि द्वारा निकाले हुए परिणाम संतोषजनक हो, यह आवश्यक नहीं है।
अर्थबोधन विधि। अर्थबोधन विधि क्या है? अर्थबोधन विधि। इस विधि में शिक्षक शिक्षण कार्य कराते समय कठिन शब्दों के अर्थ भी समझा देता है। जब अध्यापक शिक्षण कार्य करवा रहा होता है, पाठ पढ़ा रहा होता है, तो वो कठिन शब्दों के अर्थ भी बता देता है। अर्थबोधन विधि में अध्यापक केवल कठिन शब्दों के अर्थ ही बताता है जब वो महसूस करता है कि अर्थ बताने की ज़रूरत है। अर्थबोधन विधि माध्यमिक कक्षाओं हेतु उपयोगी है क्योंकि इसमें कठिन शब्दों का ही अर्थ बताया जाता है, अतः ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। व्यास विधि। यह विधि कक्षा में प्रधान कविताओं को पढ़ाने में काम में ली जाती है। कक्षा में कविताओं को पढ़ाने के लिए व्यास विधि काम में ली जाती है। व्यास विधि में भाव तथा कला दोनों पक्षों के माध्यम से कथा समझाई जाती है। भावों के माध्यम से, कला के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से व्यास विधि में पाठ पढ़ाते समय बालक को समझाया जाता है। इस विधि में शिक्षक प्रमुख होता है क्योंकि शिक्षक ही समझाता है। चित्र रचना विधि। अब देखते हैं हम चित्र रचना विधि। इस विधि में विद्यार्थियों को कुछ चित्र दे दिए जाते हैं, फिर उन जो क्षेत्र हैं उन चित्र से संबंधित क्षेत्रों से संबंधित चित्र से जो जिन क्षेत्रों से संबंधित चित्र हैं उन क्षेत्रों से संबंधित कहानी लिखने को कहा जाता है छात्रों से। इसे कहते हैं चित्र रचना विधि। चित्र रचना विधि में सभी चित्रों को बालक बारी बारी से देखता है एवं कहानी पूरी करता है। इस विधि द्वारा छात्रों में लेखन शक्ति का विकास होता है। व्याख्यान विधि। यह विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह सबसे सरल तथा सबसे कम खर्चीली विधि है। व्याख्यान विधि मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। तो व्याख्यान विधि एक वैज्ञानिक विधि कह सकते हैं, इसको मनोवैज्ञानिक विधि नहीं कह सकते। तार्किक चिंतन का विकास नहीं होता है। व्याख्यान विधि में तार्किक चिंतन का विकास नहीं होता है। व्याख्यान विधि व्यवहारिक विषयों एवं प्रयोग प्रदर्शनों आदि का व्याख्यान संभव नहीं है। व्यवहारिक प्रदर्शन, प्रयोग प्रदर्शन व्याख्यान विधि से संभव नहीं है। समवाय विधि। समवाय विधि क्या है? समवाय विधि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि के द्वारा व्याकरण की शिक्षा को समतर्त रूप से प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि गद्य पद्य पढ़ाने के साथ ही गद्य पद्य पढ़ाते समय ही व्याकरण की शिक्षा दे दी जाती है। इसे समवाय विधि कहते हैं। समवाय विधि को सहयोग विधि भी कहा जाता है। इस विधि द्वारा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। समवाय विधि द्वारा उच्च प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। प्रदर्शन विधि। यह विधि गणित एवं विज्ञान विषय पढ़ाने में उपयोगी है। इस विधि में विद्यार्थी तथा अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं। प्रदर्शन विधि के सूत्र हैं: सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। प्रदर्शन विधि में अधिगम में विद्यार्थियों की सहभागिता, प्रदर्शन विधि का सतत मूल्यांकन, संसाधनों का आयोजित करने का तरीका ज्ञात किया जाता है। प्रदर्शन विधि में अधिगम में विद्यार्थियों की सहभागिता, प्रदर्शन विधि का सतत मूल्यांकन, संसाधनों को आयोजित करने का तरीका ज्ञात किया जाता है।
प्रदर्शन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि द्वारा जिस विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसका अच्छे से स्पष्टीकरण हो जाता है। यह विधि रुचिकर है। प्रदर्शन विधि रुचिकर विधि है। प्रदर्शन विधि में समय कम लगता है एवं परिश्रम भी कम लगता है। प्रदर्शन विधि में छात्रों में तर्क, चिंतन एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। प्रदर्शन विधि लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत पर आधारित है। प्रदर्शन विधि में अध्यापक प्रदर्शन करता है और विद्यार्थी सुनकर, देखकर विषय वस्तु समझते हैं। प्रदर्शन विधि एक वैज्ञानिक विधि है। प्रदर्शन विधि द्वारा दिया गया ज्ञान स्थायी रहता है। अधिक संख्या वाले कक्षा कक्ष में प्रदर्शन विधि उपयोगी नहीं है। डाल्टन विधि। डाल्टन विधि इस विधि का निर्माण कक्षा में होने वाले शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। इस विधि में कक्षा की जगह प्रयोगशाला स्थापित होती है। डाल्टन विधि में कक्षा की जगह प्रयोगशाला काम में ली जाती है जिसमें उस विषय से संबंधित पाठ्य सामग्री होती है। विद्यार्थी प्रयोगशाला में बैठकर अध्ययन करते हैं। प्रदर्शन डाल्टन विधि में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को कुछ असाइनमेंट दिए जाते हैं जिन्हें विद्यार्थियों को निर्धारित समय में पूरे करने होते हैं। डाल्टन विधि में कार्य करने में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। अध्यापक केवल पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं, गाइडेंस का कार्य करते हैं। डाल्टन विधि में विद्यार्थी क्रियाओं तथा अनुभव के माध्यम से सीखता है। अध्यापक केवल पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। डाल्टन विधि में असाइनमेंट हेतु हर विद्यार्थियों को निश्चित समय दिया जाता है। डाल्टन विधि द्वारा विद्यार्थियों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। बालकों को पूरी तरह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों को सूची अनुसार कार्य प्रदान किया जाता है। पाठ्यपुस्तक विधि में भाषा शिक्षण की लोकप्रिय विधि पाठ्यपुस्तक विधि है वो भाषा शिक्षण की लोकप्रिय विधि है। इसमें वर्णमाला, छोटे शब्दों, वाक्यों का ज्ञान करवाया जाता है। पाठ्यपुस्तक विधि में सबसे पहले वर्णमाला, उसके बाद छोटे शब्दों, फिर वाक्यों का ज्ञान कराया जाता है। पाठ्यपुस्तक विधि में वाचन कौशल पर अधिक बल दिया जाता है। पाठ्यपुस्तक विधि में शिक्षण का केंद्र पाठ्यपुस्तक को माना गया है। याद रखिए, पाठ्यपुस्तक विधि में शिक्षण का केंद्र पाठ्यपुस्तक को माना गया है। यहाँ पे छात्र केंद्रित नहीं होगा। व्याकरण का ज्ञान प्रसंग आने पर ही प्रदान किया जाता है। पाठ्यपुस्तक विधि में व्याकरण का ज्ञान प्रसंग आने पर ही प्रदान किया जाता है। पाठ्यपुस्तक विधि नियमबद्ध तथा उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण में सहायक है। समय, श्रम तथा धन की बचत, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास, अध्यापक की अनुपस्थिति में अध्ययन करना संभव। पाठ्यपुस्तक विधि के दोष। शिक्षण केवल पुस्तक आधारित होता है। व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत की अवहेलना होती है। पाठ्यपुस्तक को साध्य मान लेना।
केवल सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान की अवहेलना होती है। तो पाठ्य पुस्तक विधि के दोष: शिक्षण केवल पुस्तक आधारित होता है, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत की अवहेलना की जाती है, पाठ्य पुस्तक को साध्य मान लेना, केवल सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है जबकि व्यवहारिक ज्ञान की अवहेलना होती है। तो ये तो था आज का हिंदी शिक्षण विधियाँ। धन्यवाद।